मुनीब कादिर साहब, आपने भी सारी गुफ्तगू सुनी, तो आप क्या कहते हैं कि ज़ाहिरी बात है इंट्रा कोर्ट अपील अब हो गई है और मुख्तलिफ हम कोर्ट्स में देख रहे हैं ये अपीलें दायर हुई हैं इस हवाले से, तो आपको क्या लग रहा है? ज़ाहिरी बात है कि अब इस पे फुल बेंच बनेगा, कोई एक नया फैसला आ सकता है, या फिर बाकी ये नहीं होना चाहिए ट्रायल सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में? देखिए, जो केस है ना, ये इंट्रा कोर्ट अपील है जो वफाकी केयर टेकर हुकूमत का, और बल्कि उसके साथ साथ जो आपकी सूबाई हुकूमतें भी हैं उनकी तरफ से भी ये इंट्रा कोर्ट अपील की गई है, और शोधा फोरम भी, बल्कि आपने उसका भी जिक्र किया। इनका जो केस है वो बहुत स्ट्रांग है। हम्म। और सबसे पहली बात तो ये है कि बुनियादी तौर पे ये जो 5 रुकनी बेंच था जिन्होंने 23 अक्टूबर को ये जजमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी ये सेक्शन 2(1)(d) और 54 हम्म। आर्मी एक्ट के कलअदम हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आईनी है। और ये कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल 9 मई के वाकयात के हवाले से भी गैर ठीक। कानूनी होगा। ये जो फैसला आया था, इसको सुनने की जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी उस 5 रुकनी बेंच के पास, क्योंकि उसमें जो सेक्शन 2 और 3 है हम्म। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के, उसकी पामाली की गई थी। वो हम्म। ये कि ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ था उससे पहले कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना था आया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वैलिड लॉ है भी या नहीं है। हम्म। तो अब जब ये फैसला हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की जानब से कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाज वैलिड, तो उसका मतलब कि जिस तरह से बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया था हम्म। 3 जजेस की कमेटी के बगैर, हम्म। उमर अता बंदयाल साहब ने इसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था, तो वो ठीक। तो फिर वैसे ही जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी इस बेंच के पास कि वो 23 अक्टूबर वाली जजमेंट देते। तो अच्छा। ये तो हो गया प्रोसीजरल एस्पेक्ट। ठीक। अब अगर मैं मेरिट्स के ऊपर आ जाऊं, तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग केस उठाया है जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रा कोर्ट अपील आई है, जिसको कि अटॉर्नी जनरल पेश करेंगे। और हम्म। वो ये कि आर्टिकल 8(3) आइन का खास तौर पे ये कहता है कि फंडामेंटल फ्रीडम्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद हैं वो वहां हम्म। नहीं अप्लाई करते, ठीक। जिधर फौज का, आर्म्ड फोर्सेस का काम होता है टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो ठीक। लॉ एंड ऑर्डर की रखवाली के लिए जिधर आर्मी ने अपनी ड्यूटी का डिस्चार्ज करना है, ओके। वहां आप ये फंडामेंटल फ्रीडम वाली बात नहीं कर सकते, और वहां हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन के वो वाले एस्पेक्ट्स लागू नहीं होते। हम्म। तो इसको भी अगर हम माइंड में रखें, तो फिर सेक्शन 2(1)(d) और 54 को गैर आईनी और गैर ठीक। कानूनी जो करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हम्म। उसको चैलेंज करना बिल्कुल बनता है। और फिर इतने सारे, मतलब कि इतने केसेस आप गिनवा सकते हो जिधर के सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही, मतलब 1975 में मैं अगर चला जाऊं तो हम्म। ब्रिगेडियर अली वर्सेस द स्टेट की जजमेंट से लेकर 2015 में सईद जमान खान वाले केस में ठीक। बार बार मुसलसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हो सकता है इस तरह की सिचुएशंस में, चाहे अच्छा। वो दहशतगर्दी से रिलेटेड हो या आर्मी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हो, यानी कि लेकिन जो जैसे ऑफिशियल जुबैर साहब सीक्रेट। फरमा रहे थे कि अब स्पेशल अदालतें तो बनी हुई हैं, और जी। उनमें केसेस जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो देखिए औरतें और बच्चे भी हैं, तो कानून में तो कहीं नहीं लिखा कि औरतें और बच्चों को भी आप फौजी कोर्ट्स में उनका ट्रायल जी, करेंगे। तो ये भी कहीं कानून में नहीं लिखा कि आप खवातीन का ट्रायल नहीं कर सकते। हम्म। रही बच्चों की बात, तो वहां उनका एक अपना वो जुवेनाइल अच्छा। सेंटेंसिंग और जुवेनाइल ऑफेंसेस वाला लॉ मौजूद है। तो ये तो कहीं भी नहीं लिखा कि अगर इफ यू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द स्टेट हम्म। और आप मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, जीएचक्यू के ऊपर हमला कर दो, या आप ये समझो कि आप स्टेट से ऊपर हो और बालातर हो, तो आपके ऊपर कानून नहीं लगेगा। ठीक। ये भी कहीं नहीं लिखा कि शहरों में आग लगा देना और कोर कमांडर के घर के ऊपर अटैक कर देना कोई इंसानी हकूक है, इट्स नॉट अ हम्म। ह्यूमन राइट। हम्म।